हेलो बच्चों। तो आज ना हम पीरियोडिक टेबल के एक बहुत बड़े सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं। और यकीन मानो, अगर ये कोड समझ आ गया ना तो केमिस्ट्री मास्टर करना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना पीरियोडिक टेबल, ये सिर्फ एलिमेंट्स का एक चार्ट नहीं है। सोचो कि ये एक मैप है, एक खजाने का नक्शा। और ये खजाना है केमिकल बिहेवियर। और इस मैप को पढ़ने का तरीका क्या है? इसके ट्रेंड्स को समझना, यानी इसके पैटर्न्स को। और हाँ, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या नीट, सवाल तो इन्हीं ट्रेंड्स से बनते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखो, सबसे पहले हम इसके सीक्रेट कोड की बात करेंगे। फिर एटम के अंदर की एक फाइट को समझेंगे। उसके बाद 3 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और अहम पावर ऑफ अट्रैक्शन कवर करेंगे। और लास्ट में एग्जाम कॉर्नर में करेंगे कुछ सॉलिड रिवीजन। ओके, तो हर पीरियोडिक ट्रेंड के पीछे ना एक कहानी है, एक फाइट है। हाँ बिल्कुल, ये फाइट एटम के अंदर दो बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में होती है। और अगर आपने ये फाइट समझ ली तो बस सारे ट्रेंड्स आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, इस फाइट के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है हमारा हीरो द न्यूक्लियस, जिसके पास है न्यूक्लियर चार्ज की सुपर पावर। इसका बस एक ही काम है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखना। लेकिन फिर आते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं? सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक शील्ड या ढाल बन जाते हैं। और इस ढाल की वजह से न्यूक्लियस का पुल उस आखिरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो आखिर में सवाल ये बनता है कि न्यूक्लियस की फुल पावर और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग के इस पूरे झगड़े के बाद उस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आखिर रियल पावर कितनी फील होती है? नेट फोर्स क्या है? और इसी नेट फोर्स को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट में ZF। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ZF होता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज यानी Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट यानी सिग्मा। बच्चों, इसे कॉन्सेप्ट को दिमाग में लॉक कर लो। ये सारे ट्रेंड्स की मास्टर की है। सीरियसली, इसको हमेशा याद रखना। तो ये जो जेफ और शील्डिंग की फाइट हुई, इसका जो रिजल्ट निकला, पता है वो क्या डिसाइड करता है? एटम का साइज। हाँ, सीधा सीधा एटम का साइज। चलो देखते हैं कैसे। देखो, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेफ यानी नेट पुल बढ़ता जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से और कस के खींचता है। रिजल्ट, एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। इट डिक्रीजेस। सिंपल। अब इसके उल्टा, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हर स्टेप पर एक पूरा का पूरा नया इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो जाता है। तो ऑब्वियसली एटम का साइज बढ़ जाता है, यानी इट इंक्रीजेस। ओके, अब आते हैं अपने दूसरे ट्रेंड पर। और इसे ना पूरे लॉजिक से कनेक्ट करना। जरा सोचो, अगर एक एटम छोटा है और उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को एकदम कस के पकड़े हुए है, मतलब उसका जेफ हाई है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल? बिल्कुल सही, बहुत मुश्किल होगा। और इसी मुश्किल का जो साइंटिफिक नाम है ना, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। ये बस वो मिनिमम एनर्जी है जो एक एटम को देनी पड़ती है, जिससे वो अपना सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो एक इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने की कीमत। तो ट्रेंड तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस का पुल मजबूत होता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने की कीमत यानी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। और जब ग्रुप में नीचे आते हैं, साइज बड़ा होता है, पुल कमजोर होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन रुको रुको रुको, केमिस्ट्री है तो ट्विस्ट तो होगा ही। ट्रेंड के हिसाब से तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? लेकिन अजीब बात यह है कि असल में बेरिलियम की ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों है? ये एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है। इसका पूरा राज ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा है। देखो, बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है, फुली फिल्ड। और केमिस्ट्री में ये एक बहुत ही स्टेबल अरेंजमेंट माना जाता है। और सोचो, कोई भी स्टेबल चीज डिस्टर्ब होना चाहेगी क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ बोरॉन के पास एक अकेला बेचारा 2p इलेक्ट्रॉन है, जिसे निकालना बहुत आसान है। बाय द वे, बिल्कुल यही लॉजिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में भी अप्लाई होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल मेजर ट्रेंड पर। और इसका लॉजिक तो बहुत ही सिंपल है।
सोचो, जो एटम अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स को इतने जोर से पकड़ सकता है, वो किसी दूसरे एटम के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी तो अपनी तरफ खींचने की पावर रखेगा ना। कॉमन सेंस है। तो इसका ट्रेंड तो अब एकदम साफ है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ज़ेफ बढ़ता है, साइज छोटा होता है, तो एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। और जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन दूरी की वजह से कमजोर पड़ जाता है। सिंपल, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। और पता है, ये सारे ट्रेंड्स मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि एक एलिमेंट की पर्सनालिटी कैसी होगी, वो मेटल होगा या नॉन मेटल। जैसे मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, उनका साइज बड़ा होता है और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम, मतलब वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दे आर गिवर्स। और दूसरी तरफ हैं नॉन मेटल्स, जैसे क्लोरीन, इनका साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई, मतलब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचने में एक्सपर्ट होते हैं, दे आर टेकर्स। चलो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम कॉर्नर। यहां हम अभी तक जो भी सीखा है ना, उसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि नीट और बोर्ड एग्जाम्स में आखिर सवाल पूछे कैसे जाते हैं। एग्जाम प्रेशर में सब कुछ याद रखना मुश्किल होता है ना, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। साइज के लिए एस याद रखो, सिंपल। जब हम साउथ जाते हैं यानी ग्रुप में नीचे, तो साइज बढ़ता है और बाकी सब कुछ जैसे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका जनरल ट्रेंड इसके ठीक उल्टा चलता है। कूल है ना? और हाँ, एक कॉमन मिस्टेक अलर्ट, ये वो जगह है जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स गवा देते हैं। हमेशा हमेशा याद रखो, आयोनाइजेशन एनर्जी में जो एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे बेरिलियम और नाइट्रोजन वाले, उनका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो फुली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। दैट्स इट। तो ये रहा पहला सवाल, इनमें से सबसे छोटा साइज किसका है? ऑप्शंस हैं O2-, F-, Na+ या Mg+2। दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। सही जवाब है डी, Mg2+। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। बहुत फैंसी वर्ड है, पर इसका सिंपल मतलब है इन सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एकदम सेम। तो सोचो, अगर सबके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो जिसके न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, यानी सबसे पावरफुल न्यूक्लियस होगा, वही तो उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा जोर से खींचेगा ना, इसलिए उसका साइज सबसे छोटा होगा। ओके, अब एक और थोड़ा ट्रिकी सवाल। इन एलिमेंट्स के फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर क्या है? ध्यान से देखो, ये सवाल सीधा सीधा आपके एक्सेप्शंस के कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यहां वही 2 एक्सेप्शंस काम कर रहे हैं जिनकी हमने बात की थी। पहला, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है, क्यों? स्टेबल 2s² कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा, नाइट्रोजन की एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्यों? स्टेबल हाफ फिल्ड 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए ऑर्डर में B के बाद B आता है और O के बाद N। तो आज हमने जो कुछ भी समझा, उसके बाद एक सवाल पर सोचना। अगर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स का पूरा बिहेवियर इन कुछ सिंपल प्रिडिक्टेबल ट्रेंड्स से कंट्रोल होता है, तो इसका हमारे पूरे यूनिवर्स की प्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में क्या मतलब निकलता है ना? इंटरेस्टिंग, सोचिएगा ज़रूर।